हाय स्पर्श, हाय अथर्व। हेलो। तो अगर बोल रहे हो तो आपका माइक ऑफ है। हाय मयूरी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, आ रही है। ठीक है, 2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक जन रह गए हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम संग्राम ठाकरे है। मैं एज अ BI डेवलपर इन टेक टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। ठीक है, मुझे 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री का, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 5 साल पावर BI में ही काम किया है। मतलब एज ए फ्रेशर भी मैंने जो पहला टूल सीखा वो पावर BI ही है। अ, उसके बाद में इसी के साथ काम करते करते पावर प्लेटफॉर्म के और भी सारे जो टूल्स होते हैं, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पेजिनेटेड रिपोर्ट्स, ये सारों पे मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, और पढ़ाने के हिसाब से भी अगर देखें तो पिछले 3 साल से मैंने पावर BI के अंदर में बहुत सारी बैचेस कंप्लीट की है। लगभग 3 साढ़े 3 साल से मैं इसको पढ़ा भी रहा हूँ। मैं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी किया है इसके अंदर में। ये PL 900 का सर्टिफिकेट है। ये आपको थोड़ा पढ़ के एक एग्जाम देनी पड़ती है, इसकी फीस रहती है थोड़ी। वो क्रैक करने के बाद आपको 80% स्कोर लाना पड़ता है उसमें, तब जाके आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन के बारे में भी, एंड में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं आप लोगों के, कि आप अपना नाम, एक छोटा सा बैकग्राउंड आपका, आपने किस में ग्रेजुएशन किया है, आपका क्या, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आप वो बताओ। फिर हम लोग डेटा एनालिटिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइन से चलते हैं। सेकंड, अथर्व आपसे स्टार्ट करते हैं। आप जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो आपका। और Hello, sir. हेलो। My name is Arthur Paramagale. I am from non-IT background. नॉन IT बैकग्राउंड। Yes, sir. हाँ, and in which stream have you completed your graduation? In completed BSc in statistics. BSc statistics। अच्छा, so have you completed graduation or you are an undergraduate? Completed, sir. Completed. In which year? 2023. 2023. Okay. Okay. Thanks, Adhav. Mayuri. मयूरी, मयूरी आपका माइक ऑफ है। ठीक है, प्रज्वल। Hello, sir. My name हाँ is Prajwal Vidati, and I हाँ have completed my graduation from mechanical engineering and MTech from mechanical engineering from in the year 2023. हम्म, That's it. स्पर्श। Hello. Am I audible? Yes, स्पर्श। First, good morning, sir, and good morning, all. I'm Sparsh Mahindergi. I've completed my Master of Computer Application in the year of 2023 in Nashik's KK College of Engineering. Masters in Computer Application. Yeah. MCA. Yes. Oh, I thought it was engineering college, so how MCA? No. MCA is done after BCA. Mhm. No, I know that, but you said it's an engineering college, so No. It provides MCA too and MBA too. It is a very big college, Mhm. but due to recession, it couldn't provide the
placements. Okay. So you completed BCA in which year? 2021. Yeah. And MCA in 2023. Okay. Okay. Got it. Thank you. ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन आप किसी में भी करो, आईटी फील्ड के अंदर आने के लिए आप लोगों को जो चीज चाहिए होती है वो होती है स्किल्स। अभी अगर मैं बताऊं तो मैं भी खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 2017 पास आउट हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैंने आईटी इंडस्ट्री में स्किल्स सीखे और अभी उसमें इतनी मास्टरी की है कि मैं वो स्किल्स पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, दे जस्ट नीड कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन के बाद आपको स्किल्स आनी चाहिए और आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बस वो आपका वही देखेंगे, ज्यादा वो आपको ऐसा मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है कि वो बीई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी इंडस्ट्री या बीसीए एमसीए इसी में ही आपकी अगर है स्ट्रीम, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी से जा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रीम का पर्सन, आप सिर्फ आपके पास स्किल्स है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये पहली बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स के बारे में या फिर एक पूरा ओवरऑल जो ये स्ट्रीम है जिसके अंदर हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या है, एक जस्ट पार्ट है हमारे पूरे बिजनेस एनालिटिक्स का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मेरी अगर स्क्रीन आपको विजिबल होगी तो इसके अंदर में तीन चीजें हैं। फर्स्ट है डेटा इंजीनियरिंग साइड, सेकंड आता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेटा एनालिटिक्स, तीसरा आता है डेटा साइंटिस्ट। तो हम लोग एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो अब डेटा इंजीनियरिंग के इसमें अलग जॉब्स है, डेटा एनालिटिक्स में अलग जॉब्स है और डेटा साइंटिस्ट में अलग जॉब्स। हम लोग प्योरली फोकस करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स में। सबसे पहले डेटा इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है, जब भी कोई एक बिजनेस है समझो, या एक छोटा सा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री, अब कोई भी इंडस्ट्री जब रहती है उसके अंदर में डेटा जो होता है वो जमा होता है। ठीक है, इंडस्ट्री छोड़ दो, हमारा नॉर्मल एक फोटो, हम लोग कहीं घूमने गए, घूमने जाने के बाद हम लोग एक जस्ट फोटो भी क्लिक करते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा डेटा होता है। वो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम को हम जब थोड़े दिनों बाद बोले या कुछ सालों बाद जब हम उस डेटा को देखते हैं तो हम लोग पता कर पाते हैं कि हम लोग तब क्या किया था। जैसे आप 2020 में घूमने गए और आप 2021 में उस फोटो को फिर से देखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस फोटो को फिर से एनालाइज कर रहे हो कि यार हाँ, मैंने 2020 में जब घूमने गया था मैं ये सारी चीजें की थी। आपको उस फोटो से वो पता चलता है। ठीक है, तो वो डेटा को क्या करते हैं हम लोग, पहले स्टोर करते हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग साइड में क्या होता है, आपका जो बिजनेस होता है, जैसे अमेजोन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं अमेजोन के ऊपर में, कोई कस्टमर बाय करेगा अमेजोन से, कोई रिटेलर होगा वो सेल कर रहा हो। अब ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप आपके अमेजोन ऐप में ओपन करोगे माय ऑर्डर्स में जाके, तो वहां पे देख रहे होगे कि वहां पे आपके सारे ऑर्डर्स जो है वो आपको प्रीवियस हिस्ट्री में दिख जाते हैं। तो वो क्या है, एक जस्ट डेटा स्टोर ही किया है आप। ठीक है, आपके सारे रिकॉर्ड्स वहां पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब जब आप मोबाइल के अंदर में इसको स्टोर करते हो, जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो अब तो वो डेटा वहां पे इन द फॉर्म ऑफ ए जावा स्क्रिप्ट बोलो या फिर कोई और जेसन फॉर्मेट में बोलो, ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को स्टोर करने के बाद में उस डेटा को एक डेटाबेस रहता है। डेटाबेस मतलब कि क्या, जहाँ पे आप लोग आपका जो डेटा है वो जमा करोगे। ठीक है, अब छोटी छोटी एप्लीकेशंस का डेटा लेके जब आप एक बड़े डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर करोगे, उस प्रोसेस को
डेटा इंजीनियर क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, आपके मोबाइल से बोलो या आपके छोटे से, आपका जैसे कोई एक छोटा सा सुपरमार्केट का स्टोर है, ठीक है, जैसे डीमार्ट है। अब डीमार्ट के अंदर में रोज डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और वो सारे ट्रांजैक्शन समझ लो उसके लोकल में सेव हो रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे डीमार्ट्स तो जैसे बहुत सारे हैं। अब महाराष्ट्र में ही पकड़ोगे या आपके सिटी में ही पकड़ लो, तो आपके सिटी में ही लगभग 3 से 4 या मिनिमम 2 डीमार्ट्स तो रहते ही हैं। अब इन सारे डीमार्ट्स का डेटा वो क्या करता है, क्या करते हैं, एक पहले लोकल में सेव करेंगे, उनके उनके पर्सनल पीसी में, उनका जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर वो सेव करेंगे। और उस डेटा को वो एंड में क्या करेंगे, एक बड़े डेटाबेस के अंदर में स्टोर करेंगे। वो हो सकता है क्लाउड में भी हो सकता है, वो एक जैसे पर्टिकुलर प्लेसेस भी होती है इसकी, वहां पे भी वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, आजकल क्लाउड पे ही किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, एक बड़े डेटाबेस के अंदर में सेव करेंगे। अब डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है, अब डेटा इंजीनियर का काम होता है कि वो छोटी जगह से पाइपलाइंस क्रिएट करके या फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके उस डेटा को एक बड़े डेटाबेस के अंदर सेव करना, उस डेटा को उस छोटी जगह से उस बड़े डेटाबेस के अंदर में लेके जाने का जो काम करता है वो करता है डेटा इंजीनियर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो डेटा आपके मोबाइल में बोलो या आपके उस सिस्टम में, जो छोटा सिस्टम है उसके अंदर सेव होता है, वो अलग फॉर्म्स में सेव होता है। अगर आप उसकी स्क्रिप्ट देखोगे तो आपके समझ में वो नहीं आएगी। ठीक है, आपने एक्सेल में डेटा देखा होगा, एक्सेल के अंदर में डेटा कैसा रहता है, लगभग हम देखें तो ये समझ लो आपका एक्सेल का डेटा है। अब एक्सेल के डेटा में कैसा है, देखो एक प्रॉपर फॉर्म में कॉलमिनार, ये कॉलम्स दिए हुए हैं, ये रोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉलमिनार और रो फॉर्म में ये डेटा यहाँ पे स्टोर है, लेकिन ये क्या है, एक प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, इसके ऊपर काम किया गया है तब जाके ये इस कॉलमिनार और टेबुलर फॉर्म में ये स्टोर किया गया है। लेकिन कुछ डेटा कैसे होता है, जो आपके मोबाइल में बोलो या उस सिस्टम में बोलो, वो एक जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में सेव होता है। तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको प्रॉपरली पाइपलाइंस क्रिएट करके कहाँ से उस डेटा को लेने का है और कहाँ पे उसको लेके जाने का है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो डेटा कब रिफ्रेश होगा, कितने बार उसको पुल करने का है, कितनी बार उसको पुश करने का है डेटाबेस के अंदर में, ये सारी चीजें कौन करता है, डेटा इंजीनियर करता है। अब डेटा इंजीनियरिंग के इसमें देखो बहुत सारे टूल्स हैं, मोंगोडीबी है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे कैफका है, अमेजॉन रेड शीप, स्नोफ्लेक, पाइथन, ये सारी चीजें जो है किसके अंदर में आती है, डेटा इंजीनियरिंग सेक्टर है। ठीक है, ये भी एक है, आप इस फील्ड में भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर में भी काफी सारे जॉब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग बोलो या डेटा साइंटिस्ट बोलो, ये दो फील्ड्स ऐसी है कि एक प्रायर एक्सपीरियंस मांगते हैं वो लोग। मिनिमम 4 से 5 साल का एक प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसके अंदर में जॉब्स लेने। क्योंकि देखो कैसा होता है कि आप क्या करते हो, डायरेक्ट एक रॉ डेटा के ऊपर में काम करते हो। तो जब आप कोई एक बड़ी मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसके अंदर में क्या होता है कि उस डेटा के साथ में छेड़छाड़ आप करने वाले हो। ठीक है, जो रॉ डेटा आपका करेगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग आप करने वाले हो, तो उसके अंदर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई रोज डिलीट नहीं होने चाहिए, कोई रोज ऑल्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए वो लोग क्या देखते हैं कि जो भी जॉब सीकर रहेगा या फिर जॉब देने वाला रहेगा, वो क्या करता है, एक एक्सपीरियंस बंदे को ही हायर करने के लिए यहाँ पे देता है। ठीक है, 10-10, 15-15 साल वाले भी डेटा इंजीनियर आजकल मांग रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसा इसके अंदर में कैसे जॉब्स है, थोड़े एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, अब डेटा इंजीनियर का जहाँ पे काम खत्म होता है, डेटा इंजीनियर ने पाइपलाइन क्रिएट कर दी, रॉ डेटा को प्रोसेसिंग कर लिया, उसको एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में, रो वाइज कॉलमनार वाइज फॉर्म में उस डेटा को जमा कर दिया आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है,
उस डेटाबेस के अंदर जमा होने के बाद में उस डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके फोटो का आपने 2020 में घूमने गए, उस फोटो का आप 2021 में फिर से देख रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, उस फोटो को एनालाइज कर रहे हो कि मैं ये टाइम पे वहां पे क्या किया था या फिर मैं वहां पे कहाँ पे था। ठीक है, तो ये डेटा को एनालाइज करने का काम कौन करता है? डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? जो डेटा आपके डेटाबेस में है, जैसे अब डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, जैसे ये स्नोफ्लेक है, ठीक है, स्नोफ्लेक हो गया, एज्योर डेटाब्रिक्स हो गया, एज्योर सीक्वल हो गया, बहुत सारे अलग अलग डेटा सोर्सेस है, एक्सेल हो गया, और भी है, मोंगोडीबी हो गया। ये सारे क्या है? आपके डेटाबेसेस है। इस डेटाबेस के अंदर कनेक्ट करके उस डेटा को जब हम लोग एक चार्ट वाइज में बोलो या डैशबोर्ड वाइज में बोलो या रिपोर्टिंग फॉर्मेट में जब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो हमें इसके अंदर में क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट डेटा को कनेक्ट करना पड़ता है आपके डेटाबेस के साथ में। जैसे आपने सीक्वल में कर लिया, एसएसएमएस के अंदर में, तो आप वहाँ क्वेरीज लिख सकते हो। क्वेरीज लिखने के बाद में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप पावर बीआई के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। पावर बीआई के साथ कनेक्ट करने के बाद में आप वहाँ पे चार्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, उसके बाद में टैबलू है, एक्सेल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से की जाती है। तो डेटा एनालिस्ट का मेन काम क्या होता है? डेटा को कनेक्ट करना। अगर उसमें छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, जैसे रो को डिलीट करने हैं, कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं, ऐसे छोटे मोटे जो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको कनेक्ट करना, उसको एक रॉ एक डैशबोर्ड फॉर्म में या फिर रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से उसको क्रिएट करना, ये काम होता है डेटा एनालिस्ट। ठीक है, और भी काम होता है डेटा एनालिस्ट का, मतलब कि उसके अंदर से, डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकाल। ठीक है, एक चीज हो गई रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग, और दूसरी होती है आपकी डेटा एनालिटिक्स, मतलब कि इंसाइट्स निकालना डेटा के अंदर से। अब इंसाइट्स क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपका एक छोटा सा स्टोर, नहीं सॉरी, आप समझ लो आप नागपुर में रहते हो या अमरावती में रहते हो, कहीं पे भी आप रहते हो, आपका एक बिजनेस, आपका जो बिजनेस है लगभग नागपुर के अंदर में 5 अलग अलग स्टोर्स है आपके। ठीक है, 5 अलग अलग स्टोर्स पे अब सेल हो रहा होगा आपका कुछ, तो भी आपका कोई एक प्रोडक्ट है, समझ लो ए प्रोडक्ट है आपका, आप अलग अलग 5 स्टोर्स पे उसको बेच रहे हो। ठीक है, अब लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि पांचों के पांचों स्टोर पे उस प्रोडक्ट का सेल सेम होगा। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टोर पे उसका सेल बहुत ज्यादा है, किसी एक पर्टिकुलर स्टोर पे उसका सेल बहुत कम है, कोई और जो बाकी के बचे हुए वहां पे नॉर्मल है या फिर ज्यादा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होगा ना कि पांचों के पांचों स्टोर्स पे आपका जो सेल है वो वहां पे सेम ही होगा, वहां पे अलग अलग आपका हो सकता है। ठीक है, तो अब इंसाइट्स मतलब के क्या, कि जैसे आपका पर्टिकुलर एक स्टोर है, उस स्टोर पे अगर आपका सेल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वो सेल इतना क्यों है ना? कि वहां पे लोग ज्यादा है, वहां पे बायर्स ज्यादा है, या फिर वहां पे एक रिच कम्युनिटी है, उसके वजह से वहां पे सेल ज्यादा है, या वहां पे डिमांड ज्यादा है उस प्रोडक्ट की, उस वजह से ज्यादा है। ठीक है, फिर वो दूसरा स्टोर है जहाँ पे उसकी सेल कम है। ठीक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे सेल कम है तो वहां पे लोग कम होंगे या वहां पे कुछ डिमांड कम होगी। हो सकता है वहां पे कोई वैसा ही एक सेम प्रोडक्ट दूसरे कंपनी का वहां पे अवेलेबल हो, और वहां की जो लोकल कम्युनिटी है आपके प्रोडक्ट को छोड़ के वो दूसरा प्रोडक्ट बाय करती। ठीक है, तो यही चीज क्या है? इंसाइट्स निकाल, कि वो प्रोडक्ट वहां पे क्यों नहीं बिक रहा है, या फिर वहां पे कितना उसका सेल है, कौन से कस्टमर्स है जो उसको बाय करते हैं, कौन से एज ग्रुप के पर्सन पीपल है जो उसको बाय करते हैं। ठीक है, वो आ, आ, वो जैसे एक आपका पर्टिकुलर वीक है, तो उस पर्टिकुलर वीक में कौन से दिन उसका सेल सबसे ज्यादा होता है या कम से कम होता है। ये सारी चीजें आप जब उसको रिपोर्टिंग फॉर्म या डैशबोर्ड में डाल के देते हो एक आपके एंड यूजर को, या जो जिसका वो बिजनेस है, उसको बोलते हैं इंसाइट्स निकाल के शो करना।
ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, डेटा को कनेक्ट करना, उसको डैशबोर्ड के फॉर्म में क्रिएट करना, उसके अंदर से इंसाइट्स निकालना कि जो बिजनेस है उसका सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसाइट्स। ठीक है। अब ये किसके अंदर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये सारी डैशबोर्डिंग आप पावर बीआई के अंदर कर सकते हो, टैब्लू के अंदर कर सकते हो, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हो। एक्सेल के अंदर भी चार्ट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन वो थोड़े लिमिटेड। ठीक है। टैब्लू बहुत एक हाई विजुअलाइजेशन टूल है, पावर बीआई एक बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है फिलहाल में। ठीक है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर में कर, पाइथन भी डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर आता है। पाइथन आपको बहुत सारी अलग चीजें करने के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे आपको कस्टम स्क्रिप्ट्स बनानी है, कस्टम विजुअल्स बनानी है, तो पाइथन आपके यूज में बहुत आए। ठीक है। तो ये क्या है, डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट ये एक एक्सपीरियंस पर्सनल की जॉब्स है। डेटा एनालिटिक्स में वैसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट से ही पावर बीआई के अंदर में काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप डेटा को सिर्फ कनेक्ट करने वाले हो। आपने थोड़ी सी रिपोर्ट बिगाड़ भी दी स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी रिपोर्ट में डेटा को कनेक्ट करके वहां पे आपका काम फिर से चालू कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स, फ्रेशर जॉब, सीक्वल, ये सारी जो चीजें हैं ये एक फ्रेशर से एक्सपेक्ट की जाती है जब वो ग्रेजुएट होता है। ठीक है। पावर बीआई, टैब्लू, तो ये बात की बात है। एक्सेल और एसक्यूएल, ये दोनों चीजें तो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट की ही जाएगी जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे। और एसक्यूएल ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, ये 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये जितने भी पर्सनल है इन सबसे एसक्यूएल मिनिमम एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो एसक्यूएल तो मतलब आना ही चाहिए आप। ठीक है। उसके बाद में पावर बीआई। अब पावर बीआई क्यों, तो हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं कि पावर बीआई ही हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में। ठीक। तो डेटा एनालिटिक्स हम लोग इसमें करेंगे। और तीसरा पार्ट आता है हमारा डेटा साइंटिस्ट का। तो अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्शंस करता है, फोरकास्टिंग करता है। अगर आपको पता होगा फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शंस क्या होता है, मतलब कि इन फ्यूचर आपका कितना सेल हो सकता है। ये सारी चीजें मशीन लर्निंग के टूल्स, ठीक है, मैटलैब, बिग एमएल, एमएलटीके, ये सारी चीजें जो है वो डेटा साइंटिस्ट करेंगे। ठीक है। आपकी जो डेटा आपने रिपोर्ट बना, ठीक है, रिपोर्ट में क्या रहता है, आपका जो खत्म हुआ डेटा, मतलब कि वो डेटा पहले से जनरेटेड है, इसके ऊपर डेटा एनालिस्ट काम करेगा। लेकिन जो डेटा इन फ्यूचर जनरेट होने वाला है, ठीक है, या फिर कितना जनरेट हो सकता है, इसके ऊपर काम कौन करेगा, डेटा साइंटिस्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये थोड़े सी एक्सपीरियंस पर्सन है। डेटा साइंटिस्ट के लिए तो पीएचडी वगैरह भी वो लोग मांगते हैं मिनिमम। तो इसके अंदर मिनिमम 6-8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है, तब जाके डेटा साइंटिस्ट में आप चीजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? यस सर। हाँ पूछ। सर एक्सेल भी हमें सीखना है इसी में? नहीं, एक्सेल हम लोग सीखेंगे नहीं इसके अंदर में। एक्सेल एज अ डेटा सोर्स ही हम लोग यूज करेंगे। एक्सेल के अंदर सिर्फ कैसा होता है, जनरल सिर्फ कनेक्ट करने के लिए ही इसको यूज करना पड़ता सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस करेंगे क्या एक्सेल में? है। नहीं नहीं डेटा। नहीं, एक्सेल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके। एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा कि
एक्सेल और पावर बीआई के अंदर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको आएगा। वो लोग पूछेंगे कि आपको एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं क्या, अगर आपने वहां पे बोल दिया नहीं एक्सेल में हम लोग चार्ट बना ही नहीं सकते, तो फिर वो आपको जज कर। ठीक है, तो एक्सेल में भी चार्ट्स बनते हैं, पिवट टेबल रहते हैं उसके अंदर में, आप वहां पे चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं रहते हैं, कोई स्लाइसर डाल के वो वैसा इंटरेक्टिविटी नहीं रहती है जैसी पावर बीआई में रहती ओके। है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, तो देखो एक आर्किटेक्चर है इसका, हमारे डेटा का, यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये देखो यहाँ पे, यह अगर लेफ्ट थोड़ा सा अनक्लियर है, तो डेटा कैसे जनरेट किया, जैसे आपके फोटोज हो गए या फिर आपके कुछ वॉइस नोट हो गए या आपने कुछ लिख के रखा है, ये चीजें, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके जेसॉन फॉर्मेट में जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को लोड करना, डेटा फ्लोज क्रिएट करना। ठीक है, डेटा फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पे क्या डेटा इंजीनियर का काम, ये आपके रॉ डेटा को यहाँ पे किस में स्टोर करा उसने, एक डेटाबेस के अंदर, समझो डेटा लेक चेन 2 हो गया, एज्योर साइनैप्स हो गया। ठीक है, ये एक स्टोरिंग प्रोसेस, ये कौन कर रहा है आपका डेटा इंजीनियर। ठीक है, अब इस डेटा को यहाँ पे जो जमा हुआ है, इस डेटा को यहाँ से थोड़ा सा उठा के ईटीएल करना, उसको प्रोसेसिंग करना, एक डेटा प्रॉपर मॉडल बनाना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पावर बीआई के अंदर में। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, फैक्ट टेबल, डिमेंशन टेबल, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इस डेटा को कनेक्ट करके हम लोग किसके अंदर विजुअलाइज करते हैं, तो पावर बीआई हो गया, टैब्लू हो गया, क्लिक सेंस हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, किबाना हो गया, ये सारे अलग अलग टूल्स है जिसके अंदर में आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल आर्किटेक्चर है इसका, आपके रॉ डेटा से लेके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तक। अब देखते हैं व्हाट इज डेटा। अब डेटा होता क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि डेटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट इज इफिशिएंट फॉर मूवमेंट और प्रोसेस। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई, और एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा डेटा जो हम लोग इन फ्यूचर में एनालाइज करने वाले हैं उसको डेटा बोलते हैं। ऐसी चीज जिसको हम लोग इन फ्यूचर एनालाइज करेंगे उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज से लेके वॉइस नोट, आपका एक इमेज, आप कुछ भी जो स्टोर करते हो आप उसको क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, बहुत से अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। जैसे कुछ सेंसर्स है। ठीक है, जैसे आपका हीट सेंसर हो गया, जैसे प्रेशर गेज हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था, ये सारी चीजें क्या होती है, डेटा ही है। हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर इन फ्यूचर में उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा। डेटा एनालिटिक्स मैंने बताया, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग लार्ज डेटा सेट्स टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड गेन इनसाइट्स। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बिजनेस वाली बताई, जो 5 स्टोर्स थे, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, चार्ट्स बनाएंगे इंटरैक्टिव, कि आपका बिजनेस कहाँ पे लैग हो रहा है, आपका बिजनेस वहां पे सक्सेसफुल है तो क्यों है, इन फ्यूचर क्या उसमें कुछ कमी आ सकती है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डेटा के अंदर से ही इंसाइट्स निकालेंगे। ठीक है,
तो उस वजह से डेटा एनालिटिक्स में डेटा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इंटरप्रेटिंग लार्ज डेटा सेट्स टू डिस्कवर पैटर्न्स। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि अभी अमेजोन अगर आपका बिजनेस है, तो अब अमेजोन के अंदर में तो लगभग करोड़ों ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सारे करोड़ों ट्रांजैक्शंस को क्या हम लोग रोज एनालाइज करेंगे? तो नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कहीं पे बहुत बड़ी एक डील हुई है, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट किसी ने खरीदा है जो बहुत कॉस्टली है, तो उसके ऊपर एनालिसिस होगा। या फिर कोई एरिया है, जैसे यूपी के अंदर बोलो या फिर एमपी के अंदर बोलो, कोई एरिया है जहाँ पे अमेजोन का बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग वहां पे एनालाइज करेंगे। तो इतना बड़ा डेटा तो जनरेट हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसमें से कुछ पैटर्न्स निकालेंगे, कुछ इंसाइट्स निकालेंगे जहाँ पे उसका उनको जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आप जब एक प्रोजेक्ट पे जाओगे, तो आपको आपका जो यूजर रहेगा वो ही आपको बताएगा कि आपको क्या करने का है। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स की प्रोसेस है यहाँ पर देखो, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, डेटा को मॉडल करना और डेटा को विजुअलाइज करना। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा कलेक्शन, इसको आप डेटा को कनेक्ट करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आप आपके डेटा को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, मतलब कि आप कलेक्ट करोगे उसको। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर को थोड़ी मोटी क्लीनिंग करोगे, मतलब कि जैसे नल वैल्यूज है, कुछ ब्लैंक रोज है उसके अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एरर्स है कुछ, उसको रिजॉल्व करना, कुछ नल वैल्यूज है उसको उसको रिप्लेस करना। तो ये जो छोटी मोटी क्लीनिंग, ईटीएल बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे सामने समझ में आएगा कि ये क्या चीजें होती है। तो ये करेंगे डेटा क्लीनिंग में। फिर डेटा मॉडल क्रिएट करेंगे। आप, मैंने आपको बताया अभी, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, ये जो स्कीमास बनते हैं ये डेटा मॉडल के अंदर बनते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर मॉडल क्रिएट करना पड़ता है डेटा को विजुअलाइज करने के पहले। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब कि क्या, कि चार्ट्स बनाना, कुछ स्लाइसर्स बनाना, फिल्टर्स बनाना, ताकि वो क्या हो सके, एक प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट हो सके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो मेन स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं जिस टूल के ऊपर में, वो है पावर बीआई। So Power BI provides a scalable platform that helps user to connect, visualize, and share data with other users or stakeholders to gain deeper insights into the business. तो ये जनरल एक इसकी डेफिनेशन है, कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि डेटा को कनेक्ट करेंगे, डेटा को प्रॉपर क्लीन मॉडल करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और एंड यूजर्स के साथ में इंसाइट्स निकाल के उसको शेयर करें। ठीक है, तो यही है हमारा पावर बीआई का मेन मोटिव। हम लोग इसके अंदर में ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर, इसका ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये देखने से पहले मैं पावर बीआई पे ज्यादा फोकस क्यों लोग कर रहे हैं वो बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये आर्किटेक्चर वगैरह हम लोग इसको कल देखेंगे। पावर बीआई ही क्यों एज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल पढ़ना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप पावर बीआई की बात करो, तो ये एक ऑलमोस्ट फ्री टूल है, जो एक बहुत ही रिनोन्ड कंपनी के तरफ से आता है, जो है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लगभग एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हो। अगर आपने देखा होगा कि एक्सेल हम लोग बचपन में भी यूज करते थे, पावर पॉइंट, वर्ड हम लोग बचपन में भी यूज करते थे, और आज भी हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स कभी भी एक्सपायरी के तरफ नहीं जाते हैं, इनका यूज कभी भी खत्म होने वाला नहीं है।
वैसा ही ये पावर बीआई है, ये भी जब से मार्केट में आया है इसने बाकी सारे जो टूल्स है इन सबको खा गया है। लगभग जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बहुत ही बड़ा टूल था, ये आने से पहले माइक्रो स्ट्रेटेजी इसको यूज किया जाता था, लेकिन जब से पावर बीआई आया है इसने पूरा मार्केट खा चुका। ठीक है, टैबलू भी बीच में चढ़ा था, लेकिन टैबलू भी अभी अगर आप देखोगे मतलब मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं टैबलू टू पावर बीआई कन्वर्जन। ठीक है, उन लोगों को टैबलू भी अभी पसंद नहीं आ रहा है, तो इस वजह से टैबलू टू पावर बीआई कन्वर्जन, क्लिक सेंस टू पावर बीआई कन्वर्जन, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे हो रही है। तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो एक रिनोड आपको ऑथर मिलता है। उसके बाद में अगर इसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये एक बहुत ही फ्री टूल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो मैं सब बताऊंगा। देखो डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन आता है, डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप, ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग आपकी चालू हो जाएगी। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा आपका जो लैपटॉप है वो 32 बिट है या 64 बिट है, और उसके हिसाब से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली फ्री टूल है। ठीक है, जब तक कि आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है आपके लोकली में, हाँ वो शेयर करना जब रहेगा तब इसमें लाइसेंसिंग की कॉस्ट है, एक मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, तो वो तो सभी को बियर करनी ही पड़ती है, वो हर टूल में रहेगी आपके, सिर्फ इसी टूल में है ऐसा नहीं है। पावर बीआई, टैबलू, माइक्रो स्ट्रेटेजी, क्लिक सेंस, सभी में ये सारी प्राइसिंग रहेगी। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर टूल्स जैसे टैबलू, क्लिक सेंस, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही ज्यादा चीपर है। ठीक है, इसका प्रो लाइसेंस होता है वो लगभग $10 पर मंथ का है, जो कि लगभग 800-900 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये प्राइसिंग जो ये बिजनेस यूजर्स रहते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है, एक नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग के मामले में अगर आप इसको देखोगे तो ये सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा सस्ता टूल है। अब कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन रहे, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये चीज अगर आपको मिल रही है तो वो यही लेगा। फिर वो जेफ बेजोस ही क्यों ना हो, अमेजोन। ठीक है, तो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ अगर टूल आपको मिल रहा है तो लोग ज्यादा प्रेफर इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका अगर हम लोग ये देखें मतलब डेटा सोर्स देखें या डेटा वेयर हाउस या वेयर हाउस सॉरी डेटाबेस देखें, तो डेटाबेस मोस्टली कौन से यूज होते हैं, तो एज्योर डेटाब्रिक्स, ठीक है, स्नोफ्लेक, एज्योर सीक्वल, ये सारे किसके हैं, स्नोफ्लेक छोड़ दे तो डेटाब्रिक्स और सीक्वल, ये चीज माइक्रोसॉफ्ट की ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज ए सॉल्यूशन अगर कोई यूज करता है तो वो पावर बीआई भी उसके अंदर इंक्लूड करता है। ठीक है, डेटाबेस जो ज्यादा यूज होता है उसके अंदर में ज्यादा कनेक्टिविटी पावर बीआई की ही इजीली होती है, उस वजह से पावर बीआई जो है वो ज्यादा कस्टमर्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो उनको एक ही एनवायरनमेंट के अंदर में सारी चीजें मिल जाती है। एज्योर अगर आपको पता होगा तो एज्योर एक डेवऑप्स के लिए भी यूज किया जाता है, डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज किया जाता है, तो उस एज्योर के अंदर में आपको पावर बीआई का भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो इनबिल्ट ही मिल जाता है। ठीक है, तो उस वजह से भी पावर बीआई ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से पावर बीआई क्या है आजकल बहुत ही ज्यादा बूम में है, लगभग पिछले 2-3-4 साल से ये बहुत ही ज्यादा यूज किया हुआ टूल है। और अभी पिछले 6 महीने से, हाँ 6 महीने से बोलूंगा मैं, इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स आ रही है। लगभग रोज अगर आप लिंक्डइन ओपन करोगे, पावर बीआई सर्च करो, रोज इसके जॉब्स ऑफर्स है। ठीक है, अभी यहाँ तक के जो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है? सर थोड़े क्वेश्चंस थे। हाँ पूछो पूछो। अरे पावर बीआई सिर्फ रॉ डेटा प्रोसेस कर सकता है या सिर्फ प्रोसेस डेटा प्रोसेस कर सकता है?
नहीं, रॉ डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते हम इसके अंदर में, आपको प्रोसेस्ड डेटा ही कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं रॉ डेटा, लेकिन इसके अंदर में जो पावर क्वेरी एडिटर है उसके अंदर हाँ। आपका काम हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप रॉ डेटा भी इसके अंदर कनेक्ट करो, लेकिन जनरली रॉ डेटा इसके अंदर में हम लोग प्रोसेस नहीं करते। यानी ये डेटा सिर्फ डेटाबेस से ले सकते हैं, डेटा स्टोर या डेटा वेयरहाउस, या तीनों में से ले सकते हैं? डेटा हम लोग किसी से भी ले सकते हैं, 250 प्लस कनेक्शन है इसके अंदर, डेटा आप किसी से भी कनेक्ट करो, लेकिन वो अगर आपको प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर में पावर क्वेरी एडिटर के अंदर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस है। अगर उससे आपका काम हो जा रहा है तो ठीक है, आप बिंदास रॉ डेटा कनेक्ट करो। अगर आपका काम उससे नहीं हो रहा है तो फिर पहले आप उसको डेटा को प्रोसेस करके लेके आओ और फिर पावर बीआई में कनेक्ट करो। ऐसा। और किसी को कुछ पूछना? हाँ, थर्व, स्पर्श। नो सर। स्पर्श समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, yes, definitely, sir. ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे लगेगा कि मैं जो बताऊंगा वो सारी चीजें आपको करनी है, मैं जो चीजें नहीं भी बताऊंगा वो भी आपको करनी। मतलब कि आपको जैसे पावर बीआई है, अब इस पे चालू हो जाओ, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले से ही आप अगर करके रखो तो मैं तो सारी चीजें बताऊंगा, ये उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके तरफ से भी आना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग बहुत सारे डैशबोर्ड्स भी मैं आपसे बनवा के लूंगा, वो थोड़ा बात की बात है, लेकिन सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इंटरव्यू सेशंस से लेंगे हम इसके ऊपर में, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगी, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर बीआई, फिर इसके अंदर डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद फिर डेटा कनेक्ट वगैरह करेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो, यहाँ पे आज फिर हम लोग एंड करते हैं, और वही यही Excuse टाइम me, पे। sir. हाँ, बोलो। Sir, I wanted to ask you where did you work, in which company as a fresher? I worked in Phoenix Consultancy Services in Pune. Oh, and are I you currently working as a Power BI analyst, or you're just teaching it to everyone? no. I'm working as a Power BI developer only. Okay, sir. Thank you. हम्म। मेरा बेस टूल ही पावर बीआई है, मैंने अभी तक के पावर बीआई में ही काम किया है। उसके साथ साथ में पावर एप्स के भी आते हैं, पावर ऑटोमेट के भी आते हैं जॉब, उस पर भी करना। अभी मैं अगर आपको बताऊं तो अभी फिलहाल मैं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ एज ए बीआई डेवलपर, उनके लिए पावर बीआई रिपोर्ट्स क्रिएट करके दे रहा हूँ। और कुछ पूछना है किसी को? No, sir. पूछ लो, किसी को अगर कुछ डाउट होगा, कुछ भी पूछ सकते। सर, पावर बीआई और टेबल्यू में क्या डिफरेंस है? पावर बीआई और टैबलू में डिफरेंस देखो, अभी दो अलग अलग कंपनी के दो टूल है, सैमसंग और आईफोन बोल सकते हो आप। किसी में कोई चीज अच्छी है, किसी में कोई चीज अच्छी है। टैबलू में विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं विजुअलाइजेशन से, मतलब कि आप उसके अंदर में और अच्छे ज्यादा चार्ट्स बना सकते हो, ठीक है। पावर बीआई में लिमिटेड चार्ट्स है लेकिन यूजफुल चार्ट, ठीक है। इसके अंदर में पावर क्वेरी एडिटर भी आता है पावर बीआई के अंदर में, टैबलू के अंदर में पावर क्वेरी एडिटर नहीं आता है। आपको जो भी डेटा रहेगा वो पूरा प्रोसेस करके लेके आना पड़ेगा टैबलू के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो विजुअलाइजेशन के हिसाब से ज्यादा रिच है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन पावर बीआई ऑन दी अदर हैंड शेयरिंग पर्पज से बोलो या क्या बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर के हिसाब से इसका इंटरफेस बहुत इजी है। तो ये दोनों
मतलब लगभग सेम है, लेकिन है ना वही, जैसा मैंने बोला सैमसंग और आईफोन, तो वही बस फर्क है इसके अंदर। ओके सर। हम्म। और कुछ? ठीक है, चलो। पर ये अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चंस आ रहे हैं एटलीस्ट आपके तरफ से। क्वेश्चंस आने जरूरी है। Hello, sir. Am I audible? हाँ हाँ, बोलो। Sir, I wanted to know in this 6 months, are we going to learn something other topics too, or just we are going to learn Power BI for 6 months? No. We will learn Power BI for 40 to 45 days. Then after Okay. that we will start a SQL. अपने कौन से सर है, क्या नाम है? Sagar sir will start SQL. Then he will start Python, and in the end, I will start Tableau. So these four tools we are gonna learn here. That is sufficient enough to grab any job in data analytics. Okay, sir. So I prefer actually Hindi because मेरी मराठी थोड़ी सी, मतलब समझाने के हिसाब से थोड़ी वीक है, और हिंदी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो चलेगा ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर, Yes, sir. चलिए। हम्म। तो अब पाइथन पूरा पढ़ना है या बेसिक है? नहीं, पाइथन तो सागर सर पूरा पढ़ाते हैं, पूरे इसमें लाइब्रेरी क्वेरी सर सारे ही पढ़ाते हैं। तो ये यूज में पूरा आता है वो? नहीं, पाइथन पूरा यूज में नहीं आता है, लेकिन पाइथन कैसा है कि इजी में नहीं, आपको पाइथन आता है तो एक प्लस पॉइंट ही है। ओके क्योंकि पाइथन बहुत सारी चीजों में काम आता है ना, जैसे आप डेवऑप्स भी आगे पढ़ोगे तो सर। आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होगा अगर आपको पाइथन भी आता है। ओके। और कुछ? ठीक, चल। तो मिलते हैं हम लोग कल। अगर जमा आप लोगों से, तो पावर बीआई डाउनलोड करके रखना। नहीं जमा तो मैं आने के बाद कल बताऊंगा। ठीक है, आप अपना सिस्टम देख लेना, 64 बिट है या 32 बिट है, उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो दिखाई देता हूँ। स्टोर स्टोर ये येलो कलर पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, इसको गेट कर लेना, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके। अगर नहीं हो रहा है यहाँ से, तो फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप। यहाँ आए पावर बीआई डेस्कटॉप, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन में जाना। एडवांस डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे इंग्लिश, हाँ, डाउनलोड। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका 64 बिट है या फिर एक 32 बिट है। तो आपका अगर 64 बिट होगा तो इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जैसा आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कोई इसमें कोई कोड वोड या कुछ भी, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लगती। ठीक है, आप डायरेक्ट डाउनलोड इसको कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपका
अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है मैं कल बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा पावर BI डेस्कटॉप आपका एप्लीकेशन आ जाए, करके देखो, नहीं जमा तो फिर मैं कल बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। Yes, sir. चलो बाय 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 सर। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. बाय, थैंक यू।